निर्णय ने रुद्रिका को वापस बैठाते हुए कहा, शांत रहो, खाना गर्म हो रहा है और मैं लेकर आता हूँ। तुम तब तक हाथ मुंह धो लो। यह कहते हुए वह किचन की तरफ बढ़ गया। रुद्रा कुछ पल उसे जाते देखती रही। उसे पता था कि निर्णय का बिहेवियर कैसा था। वह भले ही बच्चों जैसी शैतानियां करता था, उसे परेशान करता था। यहाँ तक कि पूरे घर में उसकी और अंशिका की जोड़ी सिर्फ सबको परेशान करने के लिए ही थी, लेकिन फिर भी वो हमेशा उसकी केयर भी करता था। और रुद्रिका से बेहतर निर्णय को और कोई ना तो जान सकता था और ना समझ सकता था। थोड़ी देर में निर्णय खाना गर्म करके टेबल पर लगा चुका था। रुद्रा हाथ मुंह धोकर आई और दोनों साथ में खाना खाने बैठ गए। खा पीकर दोनों आराम से अपने कमरे में सोने जा चुके थे। अगली सुबह मान अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार था, लेकिन आज उसके साथ थी वेदाक्षी भी। मान ने उसे देखा और बोला, तैयार हो जाओ। बेदू ने जल्दी से हाँ में गर्दन हिलाई और बोली, मैं तो तैयार हूँ, पर मुझे नर्वस फील हो रहा है। पता नहीं पहले दिन कैसा रहेगा सब। मान ने उसकी तरफ पलटते हुए उसके चेहरे को प्यार से अपने हाथों में थामा और बोला, टेंशन मत लो, सब अच्छा होगा। वैसे भी चाचू हैं तुम्हारे साथ में, और तुम तो अपने चाचू की लाडली भी हो। भला तुम्हें क्या ही दिक्कत होगी। वेदाक्षी ने उसे देखा और बोली, तुम्हें दिक्कत है इस बात से? क्या तुम्हें जलन हो रही है कि मुझे सब लोग इतना प्यार करते हैं? मान ने मुस्कुराकर उसे देखते हुए कहा, सच कहूँ तो थोड़ी थोड़ी हो भी रही है। सबके प्यार में तुम्हें मेरा प्यार नजर ही नहीं आएगा। उसकी यह बात सुनते ही वेदाक्षी कुछ हैरानी से उसे देखने लगी। अभी वह कुछ कहती कि मान ने बात बदलते हुए कहा, अच्छा ये छोड़ो, चलो हम चलते हैं अब। तुम्हारा पहला दिन है, लेट नहीं होना चाहिए। यह कहते हुए उसने एक बार प्यार से उसका माथा चूम लिया। वेदाक्षी ने अपनी पलकों को जल्दी जल्दी झपकाकर उसे देखा और बोली, ये क्या था? माँ ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, एक फोरहेड किस। और अगले ही पल उसने वेदाक्षी के गाल को चूम लिया और फिर बोला, यह है बेबी किस। वेदाक्षी आंखें बड़ी बड़ी किए उसे देखने लगी, तो मान ने उसकी नाक पकड़कर खींचा और फिर बोला, चिंता मत करो, लिप किस करने की हिम्मत एक बार करके देख चुका हूँ, दूसरी बार हिम्मत नहीं है मुझ में थप्पड़ खाने की। वेदाक्षी ने उसे घूर कर देखा और बोली, तुम मुझे ताना मारना बंद करोगे? मेरी गलती नहीं थी। तुमने अचानक से रिएक्ट किया और मैं भी अचानक से वैसे ही रिएक्ट कर दिया। मुझे बात बात में इस बात के लिए चिढ़ाना बंद कर दो, समझे तुम? मैं उसकी बात सुनकर चिढ़ चुकी थी। मान ने मुस्कुराकर उसके गालों को खींचते हुए कहा, अच्छा ठीक है, नहीं चढ़ा रहा। अब चलो चलते हैं। दोनों नीचे आए और सबके साथ में नाश्ता किया। गिरजा जी ने वेदाक्षी को देखा और कहा, तो आज तुम्हारा पहला दिन है, मन लगाकर अपने काम पर ध्यान देना और शैतानियां मत करना, समझी? वेदाक्षी ने उन्हें देखा और क्यूट सी शक्ल बनाकर बोली, मैं आपको शैतान लगती हूँ चाची माँ? निर्णय ने तुरंत कहा, इसकी क्यूट सी शक्ल पर बिल्कुल मत जाना माँ। इसके जैसा शैतान कोई नहीं हो सकता। बहुत ही चालू चीज है ये लड़की। वेदू ने निर्णय को घूरा और बोली, जीजू मैंने क्या आपकी पत्नी भगा ली जो आप ऐसी बातें कर रहे हैं? मैंने कौन सी चालाकी की? आप मुझे झूठा बदनाम करना बंद करो। निर्णय ने जल्दी से रुद्रिका का हाथ पकड़ते हुए कहा, देखो तुम जो चाहे वह कर सकती हो, लेकिन मेरी पत्नी भगाने के बारे में सोचना भी मत, समझी तुम? उसकी हरकत पर सबको हंसी आ गई। नाश्ता करने के बाद गिरजा जी ने बेदू को दही चीनी खिलाते हुए कहा, तुम्हारा दिन बहुत अच्छा जाएगा, इसलिए बिल्कुल चिंता मत करना और मन लगाकर सीखना। वेदाक्षी मुस्कुराई और उनके पैर छू लिए। गिरजा जी ने उसे आशीर्वाद दिया और फिर उसने आलोक जी को भी प्रणाम किया। उसके बाद मान और वो दोनों ही घर से निकल चुके थे। रास्ते में मान ने उसे अथर्व के ऑफिस छोड़ा और खुद अपने ऑफिस के लिए निकल गया। इधर अध्याय के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वह राम और दोनों साथ में बैठे थे। उसने राम को देखते हुए कहा, क्या रिसेप्शन रखा था दोनों बच्चियों का? राम को लगा दोनों बच्चों से इसका मतलब रुद्रा और निर्णय से है, क्योंकि मान और वेदू की शादी को तो वह मानने को तैयार ही नहीं था। कम से कम उसने उन लोगों के सामने तो नहीं माना था इस बात को। इसलिए किसी को भी नहीं पता था कि उसका एग्जैक्ट मतलब क्या था। राम ने उसे देखते हुए कहा, नहीं, एक्चुअली उस टाइम पर बहुत कुछ हो गया था और निर्णय रुद्रा दोनों ने ही इस बात के लिए मना कर दिया था। और फिर वेदाक्षी और मान का आइडिया नहीं था कि वह मानते या नहीं। वेदू को रुद्रा इतनी मुश्किल से मनाकर ले गई थी, इसलिए नहीं रखा। अध्याय ने गहरी सांस ली और बोला, एक रिसेप्शन पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं चारों के लिए। अब जब शादी हो चुकी है तो सब कुछ ठीक हो और सब कुछ ठीक रहे,
बस यही चाहता हूँ मैं। राम ने उसे हैरानी से देखा और बोला, मतलब तू मान गया? तू सच में इस बात के लिए एग्री कर रहा है कि मान और बेदू इस रिश्ते में रह सकते हैं? अध्याय ने उसे घूरते हुए कहा, मैं कोई जानी दुश्मन नहीं हूँ उनका। मैं बस बेदाक्षी को लेकर टेंशन में हूँ। वह कैसी, ये हम सब जानते हैं। हम उसे संभाल सकते हैं। हमने उसे बचपन से लेकर आज तक देखा है। लेकिन अचानक से किसी नए घर परिवार में जाना, जिसके किसी भी इंसान को वह जानती ना हो, तो ऐसे में मैं शांत कैसे रहूं? मुझे उसकी टेंशन होना लाजमी है। तभी सिया ने आते हुए कहा, लेकिन तुम्हें यह भी देखना चाहिए कि वह घर परिवार कैसा है। तुम सबसे मिलो तो सही। तुम्हें क्या लगता है रुद्रिका के लिए हमने मान को क्यों सिलेक्ट किया था? वह बात और है कि वह निर्णय से प्यार करती थी और हमें यह बात पता नहीं थी, वरना हम ऐसा स्टेप कभी नहीं उठाते। अध्याय ने उसे देखते हुए कहा, मैं तुम दोनों की चॉइस को गलत नहीं ठहरा रहा हूँ। मान अपनी जगह बेस्ट इंसान होगा, लेकिन बेदाक्षी के लिए मैं कोई भी रिस्क लेने को मूड में नहीं हूँ। लेकिन अब जब वह दोनों इस रिश्ते को मौका दे रहे हैं, तो मैं बीच में नहीं बोलूँगा। लेकिन ये तब तक है जब तक सब कुछ ठीक है। अगर उसकी वजह से मेरी बेटी को कोई तकलीफ हुई, तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। राम और सिया बस अध्याय को देखते ही रह गए। उसकी टेंशन जायज थी, लेकिन उसकी बातों ने उन्हें अंदाजा करवा दिया था कि वह कहीं ना कहीं मान को एक्सेप्ट कर चुका है। वह बात और थी कि उसने सीधे तौर पर यह बात कही नहीं थी। खैर, अब जब रिसेप्शन के बारे में बात छिड़ी थी, तो सब लोगों ने तय कर लिया था कि रिसेप्शन पार्टी रख ली जाए। तनिष्ठा और सिया ने इस बारे में गिरजा जी से भी बात कर ली थी और वह भी इस सुझाव से काफ़ी खुश थी। इधर मान अपने ऑफिस में था और गौरव उसके सामने खड़ा था और उसे उसका शेड्यूल समझा रहा था। उसने मान को देखते हुए कहा, सर आपकी मीटिंग है, कोई मिस नित्या करके हैं, उनके साथ। मान एक पल को यह नाम सुनते ही हैरान रह गया। उसके दिमाग में पहला ख्याल अपनी बुआ सास का ही आया। उसने मन ही मन कहा, क्या यह वही नित्या है? मिलना पड़ेगा। नए क्लाइंट, नए लोग, पता तो लगे आखिर ये नित्या है कौन। मान ने ओके कहा और बोला, 10 मिनट वेट करो, मैं आता हूँ कॉन्फ्रेंस रूम में। गौरव ने ओके कहा और कॉन्फ्रेंस रूम में चला गया, जहाँ नित्या पहले से ही मान का वेट कर रही थी। गौरव ने उसे देख बड़े ही पोलाइट वे में कहा, सर बस 10 मिनट में आ रहे हैं, आप थोड़ा सा वेट कीजिए। लेकिन नित्या तो बस गौरव को देखे जा रही थी। उसका शांत स्वभाव पहली बार में नित्या को पसंद आ गया। नित्या ने उसे देखते हुए बड़े आराम से कहा, नाम क्या है तुम्हारा? गौरव कुछ हड़बड़ा गया। भला वह उससे उसका नाम क्यों पूछ रही थी? आज तक ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि किसी ने एक असिस्टेंट का नाम पूछा हो। गौरव ने उसे अजीब तरह से देखा तो नित्या बोली, मैंने तुम्हारा नाम पूछा है, गूंगे तो नहीं हो? अच्छा खासा बोल लेते हो, तो नाम बताने में क्या जा रहा है तुम्हारा? उसके इस तरह बोलने पर गौरव और हड़बड़ा गया। उसने जल्दी से कहा, गौरव। गौरव सभरवाल। नित्या ने मुस्कुराकर कहा, नाइस नेम। लेकिन उसकी नज़रें अभी भी गौरव पर टिकी हुई थी और गौरव को यह काफ़ी अजीब लग रहा था। आज से पहले किसी ने भी उसे इस तरह से नहीं देखा था, जिस तरह से यह लड़की देख रही थी। वह भी एकटक। वह उसे घूर रही थी। गौरव ने मन ही मन कहा, इन मोहतरमा को दिक्कत क्या है? आखिर ये मुझे इस तरह से क्यों घूर रही हैं? मैंने तो कुछ किया भी नहीं। तभी कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा खुला और मान अंदर आया। गौरव ने एक राहत की सांस लेते हुए कहा, शुक्र है सर आ गए, वरना यह लड़की तो आंखों से ही मेरा चीरहरण कर देती। माँ ने जब नित्या को देखा तो कुछ हैरानी से बोला, तो मेरा अंदाजा सही था। नित्या ने मुस्कुराकर उसे देखते हुए कहा, जी दामाद जी, अब इतनी समझ तो आप में होगी ही, तभी तो एक मल्टीनेशनल कंपनी के हेड हैं आप। मान ने उसके सामने वाली चेयर पर बैठते हुए कहा, इस कंपनी का हेड मैं नहीं, चाचा जी हैं। मैं तो इस कंपनी को संभाल रहा हूँ, उनके बिहाफ पर। नित्या ने मुस्कुराकर कहा, वाकई हर एक रिश्ता बखूबी निभाते हो। मान ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, क्या आप भी यहाँ पर मेरा टेस्ट लेने आई हैं, या फिर पापा की तरह आपको भी कोई शर्त रखनी है, या फिर अथर्व की तरह मुझे धमकाना है? नित्या ने उसे हैरानी से देखा और बोली, क्या क्या भाई ने तुम्हें धमकाया? लेकिन क्यों और किस बात के लिए? मान ने उसे देखा और बोला, ओबियसली बेदू की खातिर। एक्चुअली मैं उन्हें लगता है कि मैं बेदू के लिए परफेक्ट नहीं हूँ, कहीं से भी। और उनका कहना है कि अगर मेरी वजह से बेदू की आंखों में कभी आंसू आए, तो वह मुझे छोड़ेंगे नहीं। नित्या ने गहरी सांस ली और आराम से अपनी पीठ चेयर पर टिकाते हुए बोली, उनकी बातों को ज़्यादा सीरियसली मत लेना।
लेकिन हाँ, बेदू के मामले में वह काफ़ी सीरियस रहते हैं, इसलिए थोड़ा सीरियस लेना। मान ने उसे देखा और फिर बोला, वह सब छोड़िए और आप बताइए, आपका यहाँ कैसे आना हुआ? नित्या ने उसे देखकर कहा, कुछ नहीं, मुझे बस तुम्हारी कंपनी के साथ एक डील साइन करनी थी। मैंने काफ़ी सुना है तुम्हारी कंपनी के बारे में, और फिर तुम जानते हो, मेरी मॉम के टेक्सटाइल बिजनेस में मैं संभाल रही हूँ। और ज़्यादा कुछ बड़ा बिजनेस तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक अच्छा खासा स्टार्टअप है वह। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ एक कोलेबोरेट करो, ताकि थोड़ी मेरी कंपनी को हाइप मिले। करने को मैं ये रुद्रिका के साथ कर सकती थी, लेकिन उसका और मेरा फील्ड अलग अलग है। उसकी कंपनी किसी भी फैब्रिक या टेक्सटाइल रिलेटेड नहीं है। मान ने गहरी सांस ली और बोला, ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नित्या ने उसे हैरानी से देखा और बोली, तुम इतनी जल्दी मान गए? हाँ, मुझे भरोसा नहीं हो रहा। मान ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, मैं मान गया हूँ। आप टेंशन मत लीजिए, मैं देख लूँगा सब कुछ। बाकी कुछ और हो तो बताइए, क्या हेल्प कर सकता हूँ मैं आपकी? नित्या ने जल्दी से कहा, पक्का वादा कर रहे हो मेरी हेल्प करोगे? मैं जो मांगूंगी वो दोगे? मान उसको अजीब तरह से देखने लगा। भला अब वो क्या मांगने वाली थी? तभी नित्या जल्दी से बोली, मुझे तुम्हारा असिस्टेंट उधार में चाहिए। उसकी अचानक से ऐसी डिमांड सुनकर गौरव सकपका गया। वह मुंह फाड़े नित्या को देखने लगा। वहीं मानवी हैरानी से उसे देख रहा था। नित्या ने जल्दी से कहा, देख लो, फायदे का सौदा है। तुम मुझे अपना असिस्टेंट उधार में दे दो, बदले में मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी तुम्हारे ससुर का दिल जीतने में। अगर तुमने मुझे खुश कर दिया तो भाई को मनाने में मैं तुम्हारी फुल हेल्प करने वाली हूँ। मेरी तरफ से तुम्हें पूरा सपोर्ट रहेगा, और मेरे घर में मेरी बहुत चलती है। तुम मानो या ना मानो, मैं सबकी लाडली हूँ, इसलिए जल्दी डिसाइड करो। गौरव ने बीच में ही हड़बड़ाकर कहा, अरे मैडम, आप पागल हो गई हैं क्या? ऐसे कैसे? असिस्टेंट कोई उधार लेने की चीज नहीं होती। नित्या ने उसे देखा और बोली, तुम चुप करो। तुम जिसके असिस्टेंट हो, मैं उससे ये बात पूछ रही हूँ, तुमसे नहीं। गौरव ने जल्दी से कहा, अरे जो भी हो, लेकिन बात तो मेरे बारे में हो रही है ना। तभी मान बोला, ओके डन, मेरा असिस्टेंट तुम उधार में ले सकती हो, लेकिन बदले में अपने प्रॉमिस भूलना मत। नित्या ने मुस्कुराकर अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया, और मान ने मुस्कुराते उसका हाथ पकड़ उससे हैंडशेक किया। नित्या ने मुस्कुराते हुए कहा, यह बुआ सास और दामाद की जोड़ी काफी मस्त जमेगी। उन दोनों के चेहरे पर जहां मुस्कान थी, वही बेचारा गौरव हैरान परेशान सा खड़ा उन दोनों को ही देख रहा था। उसने मनी मन कहा, क्या बकवास है, मेरे बॉस ने मुझे किसी को उधार में दे दिया। पर क्यों? मैंने क्या गलती की थी जो मेरे साथ ऐसा हुआ? लेकिन बेचारा गौरव मनी मन खुद से ही बातें कर सकता था, किसी और को तो वह कुछ भी कह भी नहीं सकता था। नित्या ने गौरव को देखा और बोली, तुम चलो और अपना सामान बांध लो, हम चलते हैं फिर। गौरव ने तुरंत कहा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं आपका नहीं, सर का असिस्टेंट हूँ। तभी मान ने कहा, लेकिन वह तुम्हें उधार पर लेकर जा रही है। गौरव ने चिढ़कर कहा, मैं कोई चीज़ थोड़ी हूँ जिसे आप उधार पर किसी को भी दे दोगे। मैं आपका असिस्टेंट हूँ, मेरी थोड़ी बहुत तो इज्जत है। मान ने उसे देखा और बोला, देखो, तुम मेरे असिस्टेंट हो, लेकिन मेरे लिए इस वक्त अपने ससुर को इम्प्रेस करना ज़्यादा ज़रूरी है, और उसके लिए अगर मुझे सामने से डील मिल रही है तो मैं तुम्हारा सौदा करने के लिए भी बिल्कुल तैयार हूँ। वैसे भी तुम मुझे कोई बेनिफिट तो दे नहीं रहे हो। उसकी बात सुनकर गौरव का मुंह खुला का खुला रह गया। बेचारा गौरव कुछ कर भी नहीं सकता था। गौरव ने मन ही मन कहा, कुछ सोच गौरव, कुछ सोच, तेरी इज्जत का सवाल है। अगर तू ऐसे उधार में किसी और के साथ चला गया तो क्या इज्जत रह जाएगी तेरी? वैसे भी कोई खास इज्जत है नहीं तेरी, लेकिन जो थोड़ी बहुत लोगों के बीच में जो रिस्पेक्ट है, वह भी पानी के भाव चली जाएगी। हर तरफ थू थू हो जाएगी तेरी। कुछ सोच। क्या करूं? क्या करूं? मैं इस पागल लड़की के साथ बिल्कुल नहीं जाऊंगा। पता नहीं इसके सिर पर कौन सा भूत सवार हुआ है। ऐसे कौन किसी का असिस्टेंट उधार में मांगता है? क्या इस लड़की का दिमाग खिसका हुआ है? बेचारा गौरव मन ही मन कुछ जुगत लगाने की सोच रहा था, लेकिन उसे कुछ भी आइडिया नहीं आ रहा था। इस वक्त तो उसके सिर पर नित्या सवार थी। नित्या ने उसे फिर से देखा और बोली, अरे मैंने कहा अपना सामान बांधो, हमें चलना है। तुम शिफ्ट कर रहे हो यहाँ से? टेंशन मत लो, मैं तो बस तुमको उधार लेकर जा रही हूँ। बाद में तुम अपने बॉस के पास वापस आ सकते हो। अरे, तो लेकर जाने की जरूरत ही क्या है? और आदमी कौन उधार देता है और कौन उधार लेता है?
सच में दिमाग विमाग हिल गया है क्या आपका, या फिर सुबह सुबह ही कोई पौवा चढ़ा कर आई हैं आप? गौरव ने नित्या को देख कुछ चिढ़कर कहा। उसे सच में लड़की अजीब लग रही थी, और वो उसकी जाब छीनने के चक्कर में क्यों थी। एक तो बेचारा गौरव इतनी मुश्किल से मान का असिस्टेंट बना था, और अचानक ये लड़की आकर उसे ही उधार मांग रही थी। मान ने गौरव को देखा और बोला, गौरव बहस मत करो। गौरव ने मान को देखा और बोला, पर सर। मान ने उसकी बात काटते हुए कहा, तुम यहाँ से जा रहे हो, बस बात खत्म। गौरव ने छोटा सा मुंह बनाकर कहा, आप मेरे साथ जाती कर रहे हो, यह बिल्कुल ठीक नहीं है। मान उठा और उसने गौरव के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, देखो गौरव, इस वक्त मेरे लिए मेरा और बेदाक्षी का रिश्ता स्टेबल करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें बुआ मेरी हेल्प करने वाली हैं। अब इनकी इतनी सी विश है कि मैं तुम्हें उनके साथ भेज दूँ, तो मुझे ये तो करना पड़ेगा ना। और देखो, इस वक्त मेरे लिए प्रायोरिटी सिर्फ मेरा और बेदाक्षी के रिश्ते की है, इसलिए प्लीज मेरी मजबूरी भी समझो। मान ने प्लीज कहा और बेचारा गौरव कुछ कह नहीं पाया। वह भी जानता था कि मान का और बेदाक्षी का रिश्ता किस सिचुएशन में जुड़ा था, इसलिए वह इस बार चुपचाप उसकी बात मान गया। मान ने नित्या को देखा और बोला, तो बुआ, आज से मेरा असिस्टेंट आपका हुआ। नित्या ने उसे देखते हुए कहा, बाकी सब तो ठीक है यार, पर मुझे बुआ मत बुलाओ, बहुत बूढ़ा बूढ़ा सा फील होता है। अभी तो मैं जवान हूँ और तुमसे भी छोटी हूँ, तो प्लीज मुझे बुआ तो बिल्कुल मत कहो, तो मुझे नाम से बुलाओ, वही ठीक रहेगा। मान उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया। थोड़ी देर बाद नित्या गौरव के साथ वहां से निकल चुकी थी। हालांकि गौरव उस लड़की से चिढ़ा हुआ था, लेकिन फिर भी वह कुछ कर नहीं सकता था। और फिर वह ऐसा इंसान था भी नहीं जो किसी के भी साथ बेवजह बदतमीजी से पेश आए। शाम को जब मान घर लौटा तो दोनों परिवार वाले एक जगह इकट्ठा थे, और यह देखकर वह कुछ हैरान था। उसने जाकर अध्याय, तनिष्ठा, राम और सिया के पैर छुए, फिर वहीं उन सबके पास बैठ गया। निर्णय और रुद्रा पहले से ही वहां मौजूद थे। मां ने निर्णय की तरफ आईब्रो उचकाकर इशारा किया। वह जानना चाहता था यहाँ पर चल क्या रहा है। तभी वेदाक्षी ने उसके सामने चाय का कप लाकर रखा। मान उसे देखने लगा। बेदू ने उसे आंखों से ही उसे चाय पीने का इशारा किया। किसी और का ध्यान उनकी इस हरकत पर गया हो या ना गया हो, लेकिन अध्याय का ध्यान सिर्फ अपनी बेटी की हरकत पर ही था। मान ने मुस्कुराकर कप उठाया और थोड़ा सा साइड खिसक गया, और बेदाक्षी को नजरों से ही अपने पास बैठने का इशारा किया। बेदाक्षी चुपचाप मुस्कुराकर उसके पास बैठ गई, और दोनों को ऐसे इशारेबाजी में बातें करते देख अध्याय के होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान उभर आई थी। तभी गिरजा जी ने कहा, मान, हम सबने तुम चारों के रिसेप्शन के बारे में सोचा है, कैसा ख्याल है? मान ने हैरानी से अपनी चाची माँ को देखा और फिर अध्याय की तरफ देखा, जो उसे शांत ही लग रहा था। मान को पहली बार किसी इंसान को समझने में इतनी प्रॉब्लम हो रही थी। मान अक्सर किसी इंसान के चेहरे को देखकर, उसके हाव भाव देखकर समझ जाता था कि उसके मन में क्या बात चल रही है, लेकिन अध्याय को देखकर यह समझ पाना उसके लिए काफी मुश्किल हो रहा था। बेदाक्षी ने हल्के से मान को कोनी मारी, तो मान ने उसकी तरफ देखा। बेदू ने पलके झपकाकर उसे हाँ करने का इशारा किया। मान ने उस इशारे को समझने की कोशिश की, पर बेदू पापा। बेदाक्षी ने उसका इशारा समझा और पलके झपकाकर उसे सब ठीक होने का इशारा किया, और उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर अपनी हथेली थपथपाई। मान ने उसकी बात मानते हुए गहरी सांस भरी और अपनी चाची माँ को देखकर बोला, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आप लोगों को ठीक लगे वैसा कीजिए। इस बीच में रुद्रिका का ध्यान बेदाक्षी और मान पर था। वह उन दोनों की हरकतें देख उसके होंठों पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। निर्णय ने धीरे से रुद्रिका के कान में कहा, तुम किसके ख्यालों में खोई हुई हो बीबी? क्या याद आ गया तुम्हें जो इतना मुस्कुरा रही हो? रुद्रिका ने धीरे से कहा, कुछ नहीं, बस अपनी बहन को रिश्ते में आगे बढ़ते हुए देख रही हूँ, इसलिए खुश हो रही हूँ। उसकी बात सुनकर निर्णय ने मान और बेदाक्षी की तरफ देखा, फिर मुस्कुराकर बोला, मैंने तो पहले ही कहा था, मेरे भाई को कोई रिजेक्ट ही नहीं कर सकता, वो सबका दिल जीत ही लेता है। आलोक जी ने उन सबको देखा और बोले, अब जब बच्चे राजी हैं तो एक अच्छी सी डेट फिक्स कर लेते हैं। शादी तो जैसे तैसे जो भी हुई सो हुई, लेकिन रिसेप्शन बड़ा ही ग्रैंड रखेंगे। देखने वाले की आंखें चुंधिया जानी चाहिए। आखिर सबको पता लगना चाहिए कि राजावत खानदान के दोनों बेटों की शादी हुई है। अंशिका ने चहक कर कहा,
बिल्कुल पापा, मैं तो कहती हूँ हम ना एक बेस्ट इवेंट मैनेजर को हायर कर लेते हैं। मेरे दोनों भाइयों का रिसेप्शन सबसे ग्रैंड और बेस्ट होगा। देखने वाला भी याद रखेगा कि राजावत के फंक्शन कितने ग्रैंड होते हैं। सिया ने उन सबको देखा और बोली, बात तो ठीक है, लेकिन शॉपिंग कब से स्टार्ट करनी है? रिसेप्शन के लिए जो भी ड्रेस आएंगी उनके बारे में भी तो सोचना है। आलोक जी ने कहा, आप सब लेडीज मिलकर अपनी शॉपिंग पर फोकस कीजिए, बाकी का काम हम जेंट संभाल लेंगे। तभी तनिष्ठा बोली, बिल्कुल नहीं, शॉपिंग में सारे जेंट्स साथ में जाएंगे, वरना हमारे भारी भरकम शॉपिंग बैग उठाएगा कौन? उसके कहते ही ये निर्णय ने कहा, क्या आंटी आप हमें कुली बनाना चाहती हैं? तभी वेदू बोली, जीजू दुनिया की रीत है, हस्बैंड को अपनी वाइफ के लिए कुली भी बनना ही पड़ता है। ये कहते हुए उसने मान की तरफ देखा और आईब्रोज उचकाकर बोली, क्यों खड़ूस मान, तैयार हो ना? मान ने मुस्कुराकर कहा, जो हुक्म देवी, आप जैसा कहेंगे सब वैसा ही होगा। गिरजा जी ने हंसते हुए कहा, लो भाई, मान ने तो पहले ही हथियार डाल दिए हैं अपनी पत्नी के आगे। उनकी यह बात सुनकर सब लोग हंस पड़े। तभी मान बोला, उसके सामने हथियार उठाकर भी क्या ही करूँगा जो मेरी जिंदगी में खुशियाँ लेकर आई है। कम से कम इस पूरी दुनिया में एक ऐसा रिश्ता है जो मेरा खुद का है और मेरे साथ है। उसके कहते ही ये सब लोग अचानक से शांत पड़ गए। जहाँ बाकी सब लोग कुछ समझ नहीं पाए थे, वहीं मान के घर वाले सब कुछ अच्छे से समझ रहे थे। गिरजा जी ने तुरंत उसे टोकते हुए कहा, मान नहीं बेटा। अचानक ही मान होश में आया और मुस्कुराकर बोला, सॉरी, आप सब लोग बातें कीजिए, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। ये कहते हुए वह उठा और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। वेदाक्षी की नजरें उसी की तरफ थीं। अब उसके मन में और ज्यादा मान के बारे में जानने की क्यूरियोसिटी ने जन्म ले लिया था। गिरजा जी ने बेदू को देखा और बोली, क्या हुआ बेदू, क्या सोच रही हो? बेदू ने नामे गर्दन हिला दी। इस वक्त सब लोग मौजूद थे, इसलिए उसने कुछ भी कहना ठीक नहीं समझा। अध्याय ने भी मान के चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम से बदलते हुए महसूस किए थे। इतना ही नहीं, उसका यह कहना कि सिर्फ एक रिश्ता उसका है, यह भी अध्याय समझ नहीं पाया था। मान के पास के बारे में किसी को भी कुछ नहीं पता था। एक मान और उसके घर वालों के अलावा वह बात किसी भी और इंसान को पता नहीं थी। और मान के दिल में तो उसका पास्ट ऐसे घर करके बैठा था जैसे कभी उसे छोड़ना ही ना चाहता हो। थोड़ी देर बाद सब लोग वहां से जा चुके थे। मान ने फिर सोने को कहा था, लेकिन वह दोबारा नीचे नहीं आया। वेदाक्षी ने अपने रूम की तरफ देखा और फिर चुपचाप अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। उसके मन में काफी सारे सवाल थे, लेकिन मान के सामने जिक्र करने से वह कतरा रही थी। उसने एक बार कोशिश की थी और मान ने वह जिक्र होते ही बात पलट दी थी। इसलिए वेदाक्षी में हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह दोबारा से उसी बात को छेड़े। वह जब कमरे में आई तो मान सोफे पर बैठा आराम से अपना काम कर रहा था। वेदू ने हैरानी से कहा, तुम यहाँ इतनी देर से बैठकर अपना काम कर रहे थे? मान ने उसे देखा और सिर उठाकर उसे देखते हुए बोला, हाँ तुम ऐसे क्यों बोल रही हो, जैसे मैंने कोई गुनाह कर दिया हो? वेदाक्षी ने उसे घूरते हुए मन ही मन कहा, यह खड़ूस मान, यह दुष्ट आदमी यहाँ बैठा काम कर रहा था और मैं मेरी जान जा रही थी इसकी फिक्र में। यह लायक ही नहीं है मेरी फिक्र के, दुष्ट कहीं का। माँ ने उसके चेहरे के बनते बिगड़ते एक्सप्रेशन देखे तो बोला, गालियां दे रही हो मुझे? लेकिन मैंने किया क्या है, ये तो बताओ पहले। फिर तो मैं तुम्हारी गालियां खुशी खुशी खा लूंगा, पर मुझे पहले मेरी गलती तो बताओ। वेदाक्षी ने मुंह बनाया और बाथरूम में चली गई। मान उसे देखता ही रह गया। उसने खुद से ही कहा, इसे हुआ क्या है, कोई दौरे पड़ रहे हैं क्या इसे? खैर दिन बीत गया। रात में वेदाक्षी बालकनी में बैठी एक टक चांद को देख रही थी। मान धीरे से उसके पास आकर बैठ गया कि अचानक ही वेदाक्षी ने अपना सिर उसके कंधे पर टिका दिया। मान उसे देखने लगा। नजदीकियां बढ़ रही थी। इन दिनों वह उसके साथ काफी सहज नजर आ रही थी। यह थोड़ी थोड़ी करीबियां मान को बेहद सुकून दे रही थी, और शायद वेदाक्षी को भी। माँ ने अपना हाथ बढ़ाकर उसे कंधे से थामते हुए अपनी बाहों में भरकर कहा, कैसा रहा तुम्हारा पहला दिन? वेदाक्षी ने आंखें बंद करते हुए सुकून से कहा, ठीक था, ना ज्यादा अच्छा ना ज्यादा बुरा। माँ ने उसे देखा और बोला, क्या हुआ तुम्हें, थकान हो रही है क्या? वेदाक्षी ने आंखें खोली और उसे देखकर बोली, तुम रिसेप्शन के लिए मना करने वाले थे? माँ ने गहरी सांस भरी और बोला, नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। तुम जानती नहीं हो मुझे, मेरा बस चलता तो मैं पूरी दुनिया को चीख चीख कर बताता कि तुम सिर्फ मेरी हो, समझी? उसके ये कहते ही वेदाक्षी की नजरें उस पर ही थम गईं। वह एकटक उसे देखने लगी कि मान आगे बोला,
वह तो मैं इसलिए हाँ नहीं कर पा रहा था क्योंकि पापा ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया है पूरी तरह से। ऐसे में अगर रिसेप्शन की बात हो रही थी तो मुझे लगा शायद उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। बेदू ने मुस्कुराकर कहा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता तो ये आइडिया यहाँ तक पहुँचता ही नहीं, उसी घर में ही खारिज कर दिया जाता। मान उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया, फिर बोला, हाँ अच्छा ठीक है, अब बातें छोड़ो और चलकर सो जाओ, काफी रात हो गई है। बेदाक्षी ने उसे देखा और बोली, नहीं थोड़ी देर बैठो ना। हम जब भी साथ में होते हैं हम लड़ते झगड़ते रहते हैं या फिर एक दूसरे की टांग खिंचाई करते रहते हैं। कुछ पल सुकून से बैठने के लिए भी तो चाहिए। उसकी बात सुनकर मान रुक गया। वह ठीक ही तो कह रही थी। उन दोनों की नोकझोंक ही खत्म नहीं होती थी। लेकिन आज जब बेदाक्षी ने पहल की थी तो मान भी इस मोमेंट को बिल्कुल भी स्पॉइल नहीं करना चाहता था। उसने ठीक से बेदाक्षी को अपने करीब किया और बेदाक्षी ने भी अपना सिर उसके सीने से टिका दिया। दोनों ने अपनी आंखें सुकून से बंद कर ली। दोनों में से कोई कुछ भी नहीं बोल रहा था, लेकिन फिर भी दोनों को बेहद सुकून महसूस हो रहा था। बेदाक्षी तो मान के दिल की धड़कनें गिन रही थी और उसके दिल की वह धड़कन भी उसे किसी सॉफ्ट म्यूजिक से कम नहीं लग रही थी। न जाने कितनी देर वो दोनों वैसे ही बैठे रहे और कमाल की बात यह थी कि बेदाक्षी को मान के सीने से लगे हुए नींद आ गई। कुछ देर बाद मान ने आंखें खोल उसे देखा। वह बड़े ही सुकून से उसके सीने से लगे सो चुकी थी। मान हल्के से मुस्कराया और उसने अपना हाथ धीरे से उसके गाल पर रख उसके गाल को सहलाते हुए मन ही मन कहा, तुम सच में मेरी खुशियों का खजाना हो। लड़ाई झगड़ा सब एक तरफ है, लेकिन सुकून बहुत है तुम्हारे पास। यह कहते हुए वह हल्के से मुस्कुराया और उसने धीरे से बेदाक्षी को खुद से अलग करते हुए अपनी बाहों में थामा और अगले ही पल उसे उठाकर अंदर ले आया। उसने बेदू को धीरे से बेड पर लिटाया और उसे ठीक से ब्लैंकेट से कवर कर दिया और फिर खुद भी दूसरी तरफ जाकर उसकी बगल में लेट गया। अभी उसे लेटे हुए कुछ देर ही हुई थी कि अचानक ही उसे अपने सीने पर कुछ भार महसूस हुआ। मान ने आंखें खोलकर देखा तो बेदाक्षी उससे लिपट चुकी थी। उसकी हरकत देखकर वह खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाया। उसने उसे ठीक से अपनी बाहों में लिया और आंखें बंद करके सो गया। इधर नित्या अपने कमरे में बैठी कुछ सोच रही थी। उसने खुद से कहा, अचानक से रिसेप्शन की बात आई कहाँ से? भाई तो मान को पसंद नहीं कर रहे थे। कुछ तो गड़बड़ पक्का हुई है, वरना भाई रिसेप्शन के लिए मान जाएं। यह बात मुझे हजम नहीं हो रही। नित्या को कुछ दाल में काला नजर आ रहा था। इनफैक्ट उसे तो पूरी की पूरी दाल ही काली नजर आ रही थी। होता भी क्यों ना, अध्याय को वह हमेशा से देखती आई थी। उसका नेचर उसने अच्छे से ऑब्जर्व किया था और अचानक ही अध्याय का रिसेप्शन के लिए कहना और मान जाना नित्या को बिल्कुल भी हजम नहीं हो रहा था। उसने खुद से ही कहा, छोड़ो यार, अभी सो जाती हूँ। वैसे भी नींद आ रही है। मूड बदलता रहता है, लेकिन पता तो मैं कर ही लूँगी कि आखिर उनके दिमाग में चल क्या रहा है। वैसे भी मुझे मान की हेल्प भी करनी है। आखिर उसने मुझे अपना असिस्टेंट उधार में दिया है, तो इतना तो मैं उसके लिए कर सकती हूँ। ये सोचते हुए वह आराम से जाकर बेड पर पसर कर सो गई और थोड़ी देर में उसे नींद भी आ गई। अगली सुबह बेदाक्षी की नींद खुली तो हमेशा की तरह मान से चिपक कर सोई हुई थी वह। लेकिन अब उसके लिए नॉर्मल बात हो चुकी थी। उसे कुछ भी अजीब नहीं लग रहा था। शुरू शुरू में उसे काफ़ी अजीब लगता था और वह खुद को ही डांट देती थी कि वह ठीक से नहीं सोई। लेकिन अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे इन सब चीज़ों की आदत हो चुकी थी। उसने मान को देखा जो अभी सो रहा था। वेदू ने धीरे से उसका हाथ अपने ऊपर से हटाया और उठकर नहाने चली गई। वो जब तक नहाकर आई तब भी मान सो रहा था। उसे अजीब लगा, अक्सर तो मान उससे पहले उठता था। अचानक उसके दिमाग में खुराफात आई। उसने अपने हाथ में पकड़े गीले टॉवल को साइड में रखा और मान की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। उसने धीरे से जाकर अपने गीले बालों को मान के चेहरे पर कर दिया और एक साथ अपने बालों का पानी उसके चेहरे पर छिड़कने लगी। उसकी इस तरह की हरकत करने से मान की नींद खुल गई। उसने अचानक से अपनी आंखें खोलकर अपना चेहरा साइड करते हुए उसे देखा और अपने चेहरे पर पड़ी पानी की छींटों को साफ करते हुए उसे घूरकर बोला, तुम्हारी दिक्कत क्या है? सोने दो ना मुझे। इस तरह से कौन जगाता है भला? बेदाक्षी ने उसे देखा और मुंह बनाकर बोली, तुम ना खड़ूस मान एक नंबर के अनरोमांटिक पर्सन हो। क्या तुम्हें नहीं पता बॉलीवुड मूवी सीरियल सब में दिखाया जाता है कि पत्नी अपने पति को ऐसे ही जगाती है। मान उसकी बात सुनकर हैरान था। यह लड़की क्या बकवास कर रही थी।
माँ ने उसे अजीब तरह से देखा और मुंह बनाकर बोला, कौन सिखा रहा है तुम्हें ये सब? और कौन सी किताब में लिखा है कि अपने हस्बैंड को ऐसे जगाया जाता है? सुबह सुबह कोई नशा करके आई हो क्या? वेदाक्षी को उसकी बात सुनकर गुस्सा आया। उसने उसे घूरा और मुंह बनाकर बोली, तुम ना बाढ़ में जाओ, मैं तुम्हें अब कभी नहीं जगाऊंगी। यह बोल वह आगे बढ़ने को हुई कि माँ ने उसे अचानक ही पकड़कर अपनी तरफ खींचा। बेदू इसकी इस अचानक हरकत पर संभल नहीं पाई और सीधा उसके ऊपर जाकर गिरी। उसने हैरानी से मान को देखा, जो उसे ही देख रहा था। मान ने अपने दोनों हाथ उसकी कमर पर लपेटते हुए कहा, गुस्सा क्यों कर रही हो? मैंने तो बस तुम्हें एक बात बताई है। बेदू ने उससे खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, छोड़ो मुझे, मुझे बात ही नहीं करनी तुमसे। तुम ना एक नंबर के खड़ूस मान हो। बेदू ने मुंह बनाकर कहा। मान की नजर उसके चेहरे पर थी। बेदाक्षी मुंह फुलाए उसके ऊपर लेटी हुई थी। मान ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा ठीक है, मेरी गलती थी। मैं आइंदा फिर कभी ऐसी बात नहीं करूँगा। ओके? तुम जो चाहे वह कर सकती हो, मुझे जैसे चाहो वैसे उठा सकती हो। आखिर तुम मेरी पत्नी हो ना, है ना? वेदाक्षी ने उसे कनखियों से देखा, जैसे कंफर्म करना चाह रही हो कि वह सच कह रहा है और अगली बार से वह उसे बिल्कुल भी डांटेगा नहीं। मान ने उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखे तो मुस्कुराया और अचानक ही उसने उसे पलटकर अपने नीचे कर लिया। अब मान उसके ऊपर था और पूरी तरह से उस पर झुका हुआ था। मान ने उसके माथे को चूमा और फिर उसके दोनों गालों को। वह उसे मनाने की कोशिश कर रहा था और उसे हर किसके साथ सॉरी कह रहा था। दोनों की नज़रें एक दूसरे की नज़रों में उलझी हुई थीं। मान ने उसके नोज टिप को चूमते हुए धीरे से बोला, सॉरी, माफ़ ही कर दो, अब आगे से नहीं करूँगा। वेदाक्षी ने उसे मासूमियत से देखा और बोली, पक्का ना? फिर से नहीं बोलोगे? मान ने उसकी नाक से अपनी नाक टच करते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं कहूँगा। बेदू उसका कन्फर्मेशन सुनकर मुस्कुराई, लेकिन दोनों काफ़ी करीब थे और जब दोनों का ही ध्यान इस बात पर गया तो दोनों की नज़रें एक दूसरे में उलझ गईं। मान की नज़रें उसके चेहरे से होते हुए उसके होंठों पर टिक गईं और उसने अपने होंठ बेदू के होंठों की तरफ बढ़ा दिए। वेदाक्षी को जब एहसास हुआ कि वह क्या करने की कोशिश कर रहा है, तो उसने इस बार उसे खुद से दूर करने की बजाय अपनी आंखें बंद कर लीं। लेकिन इससे पहले उन दोनों के दरमियान की यह हल्की सी दूरी मिट भी पाती कि किसी ने ज़ोर ज़ोर से उनके कमरे का दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया। इस तरह अचानक से दरवाज़ा न खोलने की वजह से वह दोनों ही हड़बड़ा गए। दोनों ने एक दूसरे को देखा कि तभी वेदू बोली, कौन आया होगा? माँ ने अपना चेहरा कुछ झुकाते हुए कहा, जो भी आया हो, गलत टाइम पर आया है। उसके ये कहते ही बेदाक्षी उसे देखने लगी। उसे मान की कहने का मतलब समझ में नहीं आया था, लेकिन मान बेचारा मन ही मन उस शख्स को कोस रहा था जो इस वक्त दरवाजे पर था। जाने अनजाने में ही उस शख्स ने उन दोनों का एक क्यूट सा रोमांटिक मोमेंट स्पॉइल कर दिया था, और वह भी ऐसा मोमेंट जिसमें वेदाक्षी उसका साथ दे रही थी, वरना अब तक तो वह उसे खुद से दूर कर चुकी होती। वेदाक्षी ने उसे खुद से अलग करते हुए कहा, हटो, देखने दो कौन है। मान उसके ऊपर से साइड हुआ और बेद उठ कर दरवाजे की तरफ चली गई। उसने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने निर्णय खड़ा था। निर्णय ने वेदाक्षी को देखा और फिर उसके साइड से मान को देखा और अंदर आते हुए बोला, तुम अब उठे हो मान? तुम डेट भूल गए? आज क्या है? मान को अजीब लगा। उसने उसे देखते हुए कहा, आज क्या है? निर्णय ने गहरी सांस ली और बोला, यह पहली बार हुआ है जब तुम इतने सालों में यह धुन भूले हो। माँ ने उसे देखते हुए कहा, बात क्या है, साफ साफ बोलेगा? निर्णय ने कहा, बड़ी माँ की पुण्यतिथि है आज, मंदिर नहीं चलना? उसके कहते ही मान को याद आया और उसने जल्दी से अपने कोट में डेट चेक किया और फिर निर्णय को देख बोला, मैं बस 10 मिनट में आता हूँ। यह बोल वो तुरंत बाथरूम में चला गया। वेदाक्षी उसे देखती रह गई। जो मान अब तक उसे इतने प्यार से पैम्पर कर रहा था, उसे मना रहा था, जिसके चेहरे पर इतने खुशनुमा भाव थे, निर्णय की सिर्फ एक बात सुनकर उसके चेहरे से वह सब कुछ गायब हो चुका था। उसकी जगह एक अजीब सी शांति ने ले ली थी। निर्णय ने वेदाक्षी को देखा और फिर बोला, तुम भी तैयार हो जाओ और प्लीज हो सके तो वह साड़ी पहनना जो माँ ने तुम्हें दी थी। यह कहकर निर्णय वहां से चला गया। वेदाक्षी अभी कंफ्यूजन में खड़ी थी। उसे उनकी कोई भी बात समझ में नहीं आई थी, लेकिन फिर भी उसके पास इस वक्त इन सब चीज़ों का टाइम नहीं था। उसने जल्दी से वह साड़ी निकाली जो गिरजा जी ने उसे दी थी, लाल रंग की सिल्क बनारसी साड़ी जिस पर गोल्डन एम्ब्रॉयडरी की गई थी और वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। वेदाक्षी ने उस साड़ी को देखते हुए कहा,
साड़ी पहन तो लूंगी पर पहनाएगा कौन? मुझे तो साड़ी बांधना ही नहीं आता। वह यही सब सोच रही थी, फिर उसने सोचा कि वह इसमें अंशिका की हेल्प ले लेगी या फिर गिरजा जी से कह देगी। यह सोचते हुए वह चेंजिंग रूम में चली गई। थोड़ी देर बाद वह जब बाहर आई तो अजीब तरह से साड़ी में लिपटी हुई थी। मान मिरर के सामने खड़ा था और उसने सफेद रंग का कुर्ता पैजामा पहना हुआ था। उसने जब बेदाक्षी को देखा तो एक पल को उसे हंसी आ गई, लेकिन अगले ही पल जब उसने ठीक से ध्यान दिया तो उसकी हंसी सिमट कर रह गई। वह साड़ी, वह उसकी माँ की साड़ी थी जिसमें आज उसकी पत्नी खड़ी थी। बेदाक्षी ने उसे हंसते हुए देखा और उसे घूरते हुए बोली, ज्यादा हंसे तो दांत तोड़ दूंगी। मान ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, जंगली बिल्ली जो हो, दांत तोड़ना सिर फोड़ना यह तुम्हारे लिए आम बात है। उसकी बात सुनकर बेदाक्षी ने मुंह बना लिया, फिर बोली, तुम हेल्प कर रहे हो या मैं फिर अंशु को बुलाऊं? मान ने अपने कदम उसकी तरफ बढ़ा दिए और उसे उस साड़ी से आजाद करते हुए बोला, यह साड़ी है, नजाकत से पहनी जाती है, जोर जबरदस्ती नहीं की जाती इसके साथ। थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है बस। ये कहते हुए उसने साड़ी का एक कोना उसकी कमर में टक किया। उसके हाथों की छुअन अपने खुले पेट पर महसूस करके बेदाक्षी अचानक से सिहर गई। उसकी सांसें अटक गई थी। मान ने भी ये महसूस किया, लेकिन इस वक्त वह उसे बिल्कुल भी टीच करने के मूड में नहीं था। मान ने उसे ठीक से साड़ी पहनाई और उसका पल्लू सेट करते हुए बोला, ये मेरी माँ की साड़ी है, मेरे पास ये उनकी आखिरी निशानी है, संभाल कर रखना। उनके ये कहते ही बेदाक्षी की नज़र उस पर चली गई। मान की आंखों में कुछ तो अलग था। न जाने क्यों उसकी आंखों में देखते हुए इस बार बेदू की आंखों में भी कुछ नमी उतर आई थी। मान ने उसके बालों को ठीक करते हुए कहा, बहुत खूबसूरत लग रही हो, ऐसा लग रहा है कि मेरी माँ की परछाई मेरे सामने खड़ी है। बेदाक्षी ने तुरंत उसके मुंह पर हाथ रखा और नामे गर्दन हिलाते हुए बोला, शायद मैं कभी भी उनकी जगह नहीं ले पाऊं और ना ही उनके जैसी बन पाऊं। मैं उनके नाखून के बराबर भी नहीं हूँ, इसलिए प्लीज ये मत कहो। मान ने अपने होंठ पर रखे उसके हाथ को पकड़ा और उसके हाथ को चूमकर बोला, बस सब संभाल लेना, मैं रहूंगा साथ। मैं उनमें से नहीं हूँ जो बीच में छोड़कर चला जाए। बेदू को इसका मतलब नहीं समझ आया। वह उसे देख रही थी। उसे लगा था शायद वह उसे समझाएगा, लेकिन मान ने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने उसका हाथ छोड़ दिया और बोला, तैयार हो जाओ, नीचे चलते हैं, पूजा का टाइम हो रहा है। वेदाक्षी उसे देखती ही रह गई, लेकिन फिर वह चुपचाप तैयार होने के लिए मिरर की तरफ बढ़ गई। थोड़ी देर में दोनों तैयार होकर नीचे आए। जब सब लोगों ने उन दोनों को देखा और जब सबकी नज़र वेदाक्षी पर गई तो बस उसे देखते ही रह गए। निर्णय ने मन ही मन कहा, पता नहीं क्यों इस बार मेरी गट फीलिंग कह रही है कि सब कुछ अच्छा होने वाला है, खासकर तुम दोनों के लिए। रुद्रा ने निर्णय का हाथ पकड़ते हुए धीरे से कहा, बेदू साड़ी में। निर्णय ने उसे देखा और बोला, मैंने कहा था, जानती है साड़ी मान की माँ की आखिरी निशानी के तौर पर है उसके पास, जिसमें मान अपनी माँ को ढूंढता है। रुद्रा कुछ पल उसे देखती रही, लेकिन फिर उसने अपनी नजरें उस पर से हटा ली। गिरजा जी ने उन दोनों को देखा कि तभी मान बोला, चले चाची माँ। गिरजा जी ने हामी भरी और वह सब मंदिर के लिए निकल गए। पूजा मंदिर में रखी गई थी। जल्दी वह सब मंदिर पहुंचे और वहां पर मान की माँ के नाम की पूजा करवाई। उसके बाद मान और बेदाक्षी ने मंदिर में दान किया। इस बीच बेदाक्षी मान के चेहरे को देख रही थी। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बेहद शांत थे। वह समझ सकती थी कि उसके दिल पर क्या बीत रही होगी, लेकिन चाह कर भी वो उसके दर्द का अंदाजा नहीं लगा सकती थी। सब होने के बाद सब लोग घर निकल गए, लेकिन मान अपनी कार से आया था और बेदाक्षी उसके साथ थी। आज मान ने खुद को नहीं रोका। वह बेदाक्षी को लेकर अपनी माँ के मेमोरियल पर चला गया। बेदाक्षी ने उस जगह को देखा और फिर मान को देखकर बोली, हम कहाँ आए हैं? मान ने उसे देखा, फिर हल्के से मुस्कुराकर बोला, माँ से मिलने। बेदाक्षी कंफ्यूज हो गई। आखिर वह कहना क्या चाहता था? वह समझ नहीं पा रही थी। वह दोनों कार से उतरे और मान ने उसका हाथ पकड़ लिया। बेदाक्षी ने अपने हाथ की तरफ देखा और फिर मान को, और मान उसे लेकर आगे बढ़ गया और थोड़ी देर में वह दोनों उस मेमोरियल के सामने खड़े थे। मान की नजरें तो बस एकटक अपनी माँ की उस तस्वीर पर थी जो उस मेमोरियल पर लगी हुई थी। बेदाक्षी एकटक वह सब कुछ देख रही थी। उसने मान को देखा और उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। मान ने धीरे से हल्के से मुस्कुराकर कहा, देखो माँ, मैंने कहा था ना उसे मिलाने लेकर आऊंगा। मैं लेकर आया हूँ उसे। देख लो अपनी बहू को, है ना खूबसूरत?
बहुत प्यारी है। और आज तो उसने आपकी साड़ी पहन रखी है, बिल्कुल आपके जैसी लग रही है। मान की आंखों में कुछ नमी उतर आई थी। बेदाक्षी ने भी ये महसूस किया। उसके हाथ की पकड़ मान के हाथ पर और ज्यादा टाइट हो गई। तभी पीछे से एक आवाज आई, खूबसूरत तो बहुत है, किसी चांद से कम नहीं। लेकिन चांद भी नहीं कहूंगी, उसमें भी दाग होता है। मेरी बहू में कोई दाग नहीं है, बहुत प्यारी है। मान वह आवाज सुनकर पीछे पलटने को हुआ कि तभी फिर से पीछे से आवाज आई, पलटना मत। क्या जवाब दोगे अपनी बीवी को? पागल समझेगी वह तुम्हें। सोचेगी कि कैसा इंसान है, पता नहीं किससे बात कर रहा है, या यूं ही पागलों की तरह हवा से बातें कर रहा है। मान को उनकी बात सुनकर हल्की सी हंसी आ गई। उसने धीरे से कहा, सामने आ जाओ ना माँ, एक बार देखना है आपको। बेदू ने मान को देखा और बोली, वह नहीं है खड़ूस मान, तुम क्या कह रहे हो? मान ने उसे देखा, फिर बोला, वह नहीं है, लेकिन उनका एहसास तो है, और वो एहसास ये जगह मुझे करवा देती है। बेदू को पहली बार इतना बेबस महसूस हो रहा था कि वह चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती थी। उसे मान के लिए काफी बुरा लग रहा था। कुछ देर वह दोनों वहीं बैठे रहे। मान बस अपनी माँ की परछाई को देख रहा था, जो ठीक उसके सामने बैठी मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी, और बीच बीच में उसे और बेदू को देखकर कुछ इशारे कर रही थी, जैसे कि वे बहुत सुंदर है, दोनों बहुत प्यारे लग रहे हैं साथ में। उनके इस तरह के इशारे देखकर मान के होठों पर हल्की हल्की मुस्कान आए जा रही थी। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं यह मन में था कि काश उसकी माँ सच में उसके पास होती। काफी देर वहां बैठे रहने के बाद मान ने बेदू को देखा और बोला, चलो घर चलते हैं। ये कहते हुए वह उठा और उसने अपना हाथ बेदू की तरफ बढ़ा दिया। बेदाक्षी ने उसका हाथ पकड़ा और उठ खड़ी हुई। दोनों कार की तरफ बढ़ गए। दोनों जाकर गाड़ी में बैठ गए, और मान ने एक नज़र उस जगह को फिर से देखा। दूर से उसे उसकी माँ उसे हाथ हिलाकर बाय करती हुई नजर आई। वह मुस्कुरा दिया और पलके झपकाकर इशारे में ही बाय करके वहां से निकल गया। बेदाक्षी ने उसे देखा और फिर बोली, तुम ठीक हो ना खड़ूस मान? मान ने उसे देखा और गहरी सांस लेकर बोला, हाँ ठीक हूँ। आज से पहले मैं ये दिन कभी नहीं भूला, लेकिन पता नहीं इस बार कैसे दिमाग से निकल गया था। बेदाक्षी ने उसके गिर पर रखे हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, तुम मुझे बताओगे नहीं अपनी माँ के बारे में? माँ ने उसे देखा और फिर सामने देखते हुए बोला, माँ के बारे में जितना बताऊं उतना कम है। तुम जानना चाहती हो? बेदू ने हाँ में गर्दन हिला दी। वह बस चाहती थी कि उसका मन कुछ हल्का हो जाए, और बातें करने से बेहतर कोई और तरीका उसे नजर नहीं आ रहा था। वैसे भी उसे सब कुछ जानना था उसके बारे में। शुरुआत यहाँ से हो या फिर किसी और बात से, क्या ही फर्क पड़ रहा था। मीनाक्षी ने सोच लिया था कि वह उससे उसके पास्ट के बारे में भी सब कुछ जानेगी। आज उसे मान की जिंदगी के एक अलग पहलू के बारे में पता लगा था, लेकिन उसे अभी भी काफी सारी बातें जाननी थी। मान ने उसे बताना शुरू किया और बोला, जब मैं सिर्फ 15 साल का था, माँ मुझे छोड़कर चली गई। लेकिन वह 15 साल मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत 15 साल थे। जानती हो सबसे बेस्ट पार्ट क्या था? चाची माँ और माँ की दोस्ती। और उससे भी बेस्ट पार्ट था कि जहाँ चाची माँ मुझे इतना प्यार करती थी, वहीं निर्णय को मेरी माँ हद से ज्यादा प्यार करती थी। कोई जब मुझे और चाची माँ को एक साथ देखता था, तो सबको यही लगता था कि मैं उनका बेटा हूँ। और जब कोई निर्णय और मेरी माँ को साथ देखता था, तो सबको यह लगता था कि निर्णय उनका बेटा है। इसी वजह से आज भी मेरा और चाची माँ का वह बॉन्ड वैसा का वैसा ही है। हाँ, लेकिन अगर कुछ मिसिंग है तो वह है मेरी माँ। बेदाक्षी उसकी बातें बड़े ही ध्यान से सुन रही थी। उसने जब अपनी माँ के बारे में बताया, तो बेदू ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, और पापा, तुम्हारे पापा कहाँ हैं? क्या वह भी? मेरी माँ मेरे लिए मरकर भी जिंदा है, लेकिन मेरा बाप जिंदा होकर भी मर चुका है। मुझे उस इंसान के बारे में कोई बात नहीं करनी। मैं उस इंसान की शक्ल भी दोबारा नहीं देखना चाहूंगा। उसकी वजह से मैं अनाथ हो गया। मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई। अगर जिंदगी मुझे एक मौका देती, तो मैं उसकी जान ले लेता। मान ने वेदू की बात काटते हुए कुछ गुस्से और नफरत के साथ कहा। वेदू उसकी बात सुनकर हैरान थी। मान की यह साइड तो उसने कभी इमेजिन भी नहीं की थी। इस वक्त मान के चेहरे पर गुस्सा उतर आया था। उसने जल्दी से उसके कंधे पर अपना हाथ रखा और कुछ हल्के हल्के रब करते हुए बोली, शांत हो जाओ। तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैं फिर से कभी भी यह बात नहीं करूंगी, आई प्रॉमिस। वेदाक्षी को लगा कि उसकी इस बात को छेड़ने की वजह से उसे गुस्सा आया है, कि तभी मान ने कहा,
तुम्हारी गलती नहीं है। गलती उस इंसान की है जिसने मेरी माँ को धोखा दिया। उसकी वजह से मेरी माँ की जान चली गई। सब कुछ उसकी वजह से हुआ। और वह इंसान अब बड़े आराम से अपनी जिंदगी जी रहा है, उसकी दूसरी पत्नी और बच्चों के साथ। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं किस हाल में हूँ या फिर मेरी माँ उसके जाने के बाद किस हाल में रही। बेदाक्षी उसे देखती रही। उसने कभी भी ये इमेजिन नहीं किया था कि ऐसा कुछ हो सकता था। उसने अपने आसपास जितने भी रिश्ते देखे थे, सब अपने आप में परफेक्ट थे। हाँ, एक दूसरे में कमियां थीं, लेकिन हर एक पार्टनर अपने पार्टनर की कमियों को छुपा कर रखता था। उन्हें जग जाहिर करना किसी की भी आदत नहीं थी। यहाँ तक कि वह लोग एक दूसरे के साथ हर कदम पर खड़े रहते थे। यह पहली बार था जब उसने मान के मुंह से कुछ ऐसा इस पति पत्नी के रिश्ते के बारे में सुना था। उसने मान के हाथ पर से हाथ उठाया कि मान ने उसका हाथ पकड़कर वापस गियर पर रखकर अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया। वेदाक्षी उसे देखने लगी तो मान ने उसे देखकर कहा, मेरा बाप जैसा भी था, मुझे फर्क नहीं पड़ता। बस याद रखना कि मैं वह गलतियां कभी नहीं दोहराऊंगा जो उसने की थी। मेरी जिंदगी में तुम आ चुकी हो और हमेशा तुम ही रहोगी। न तुमसे पहले कोई थी और ना ही तुम्हारे बाद कोई होगी। और ये मानवी राजावत का वादा है तुमसे। बेदू बस एकटक उसे देखती रही। मान की आंखों में, उसकी बातों में एक आत्मविश्वास और डिटर्मिनेशन भरपूर दिख रहा था। वह दोनों जल्दी ही घर पहुंच गए थे। दोनों अंदर आए तो हॉल में ही गिरजा जी ने मान को रोकते हुए कहा, मान कहाँ था बेटा तू? मैं परेशान हो रही थी। तुम्हारा फोन भी आउट ऑफ रीच चल रहा था और बेदू का फोन भी नहीं लग रहा था। माँ ने उन्हें देखा, फिर हल्के से मुस्कुराकर बोला, कुछ नहीं चाची माँ, वो बस माँ के पास गया था। गिरजा जी ने उसे देखा, फिर विद्याक्षी को, और फिर बोली, अच्छा ठीक है, तुम दोनों फ्रेश हो आओ, फिर आकर कुछ खा लो। लंच टाइम भी कब का निकल चुका है और तुम दोनों ऐसे ही भूखे प्यासे बैठे हो। वह दोनों उनकी बात सुनकर कमरे में चले गए। मान सीधा कबर्ड की तरफ बढ़ गया, लेकिन वेदाक्षी उसे ही देख रही थी। उसे मान को ऐसे देखने की आदत नहीं थी। वह आज उसे काफी शांत लग रहा था और वेदाक्षी को यह मान बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। उसे तो अपना खड़ूस मान ही पसंद आता था, चाहे वे उसे कितना ही लड़े या झगड़ा करे। अचानक ही उसने जाकर पीछे से मान को हक कर लिया। मान उसकी अचानक हरकत से ठिठक सा गया। वेदाक्षी ने अपना सिर उसकी पीठ से टिकाते हुए कहा, खड़ूस मान, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तुम मुझे ऐसे बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे हो। मुझे ये मान नहीं पसंद। मुझे तो भाई मान पसंद है जो मुझसे लड़ता झगड़ता रहता है, मुझे कुछ ना कुछ सुनाता रहता है, मुझे परेशान करता है। यह मान तो बहुत शांत शांत सा है। मुझे तो मेरा खड़ूस मान ही चाहिए। मान ने उसके हाथों को पकड़ा और फिर उसे अपने सामने लाकर उसके चेहरे को थामकर प्यार से बोला, थोड़ा वक्त दो मुझे। मैं चाहकर भी खुद को नॉर्मल नहीं कर पाऊंगा आज के दिन। जब तक कुछ नहीं आता तब तक सब ठीक था, लेकिन एक एक करके सारी बातें याद आना सच में बहुत दर्द देता है। वेदाक्षी ने अपने गालों पर रखे उसके हाथ पर अपने हाथ रखे और धीरे से बोली, तो फिर भूल जाओ ना, मत याद करो वह सब। काश मेरे बस में होता, लेकिन मैं बेबस हूँ। यह सब मेरे बस का नहीं है। मैं खुद नहीं चाहता वह बीते दर्द भरे दिन याद करना, लेकिन खुद ब खुद जहन में ताजा हो आते हैं वह दिन, वो सारी बातें। वेदाक्षी ने आगे बढ़कर उसे हक करते हुए कहा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस तुम चिंता मत करो। मान को ना जाने कि उसका साथ इतना सुकून दे रहा था। उसने कस के वेदू को अपनी बाहों में जकड़ लिया था। थोड़ी देर बाद वह वेदाक्षी से अलग हुआ तो वेदाक्षी ने उसके चेहरे को थाम कर कहा, मैं हूं ना, सब अच्छा हो जाएगा, चिंता मत करो, अभी जाकर चेंज कर लो। मान ने हल्के से मुस्कुराकर हामी भरी और चेंज करने चला गया। वेदाक्षी अभी भी यही सोच रही थी कि मान का मूड कैसे ठीक किया जाए, और फिर उसे अचानक एक आइडिया आया और उसने मन ही मन कहा, यह बेस्ट है। फ्रेश होकर दोनों ने कुछ खाना खाया और थोड़ी देर के लिए दोनों ही कुछ आराम करने अपने कमरे में चले आए। बेदू कुछ देर तो वहीं बैठी रही, लेकिन फिर उठकर कमरे से बाहर निकल गई। जबकि मान को नींद आ चुकी थी, इसलिए उसे अंदाजा नहीं था कि वह उसके पास से उठकर कब गई। रात के लगभग 8 बजे मान की नींद खुली तो वह रूम में अकेला था। वह उठा और जाकर फ्रेश होकर नीचे चला आया। सब लोगों ने साथ में डिनर किया और कुछ देर बैठकर रिसेप्शन के बारे में डिस्कशन करने लगे, और उसके बाद सब अपने अपने कमरे में चले गए। मान अपने कमरे में आया तो उसे बेदू नहीं दिखी। उसे अजीब लगा, क्योंकि वह उसके आगे आगे ही तो आई थी। तभी उसे बालकनी से कुछ आवाज आई।
उसने अपने कदम उस तरफ बढ़ा दिए और बेदाक्षी को आवाज लगाते हुए बोला, बेदू कहाँ हो तुम? बेदू ने उसे जवाब दिया और बोली, खड़ूस मान, तुम आ गए क्या? यहाँ आओ। मान बालकनी में गया और बालकनी का नजारा देखकर हैरान रह गया। बालकनी में एक मैट्रेस बिछाई गई थी और फेरी लाइट से हल्की फुल्की सी डेकोरेशन की गई थी, जो बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। उस मैट्रेस के बीच में एक छोटा सा राउंड टेबल रखा था, जिस पर दो कॉफी मग रखे हुए थे। मान ने वह सब कुछ देखा और हैरानी से उसे देखकर बोला, यह सब कुछ क्या है? यह सब तुमने किया? बेदू ने मुंह बनाया और बोली, और कौन करेगा? तुम्हें और कोई नजर आ रहा है मेरे अलावा यहाँ पर? मान ने उसे देखा और बोला, नजर तो नहीं आ रहा, पर मैं ये सोच रहा था कि यह सब किस खुशी में किया गया है। अचानक से तुम्हारा यह सब कुछ करने का मूड कैसे हुआ? क्या सोचकर यह सब कुछ किया गया है? कुछ चाहिए क्या तुम्हें? बेदू ने उसे घूरते हुए कहा, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, और होगी भी तो मैं जाकर खरीद सकती हूँ, ला सकती हूँ। तुमसे मांगने की मुझे जरूरत नहीं है। भूलो मत, मुझे सब लोग प्यार करते हैं। किसी से भी कहूंगी तो सब कुछ मिल जाएगा, समझे? मान ने मुस्कुराकर कहा, हाँ हाँ, सबकी लाडली जो ठहरी। ये कहते हुए वह वहीं पर बैठ गया। बेदाक्षी भी उसके पास आकर बैठ गई। दोनों शांत हो चुके थे। बेदू इतना तो जानती थी कि मान के मन में बहुत सी बातें हैं जो उसे अभी तक नहीं पता, लेकिन वह सब कुछ जानना चाहती थी। लेकिन आज उसने सब कुछ इसलिए नहीं किया था क्योंकि वह सब कुछ जानना चाहती थी। उसने बस ये सब कुछ इसलिए कर दिया था क्योंकि मान का मूड अच्छा नहीं था, और वह बस चाहती थी कि वह सब कुछ ठीक महसूस करे। बेदाक्षी ने कॉफी का मग उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, खड़ूस मान, मैं क्या सोच रही थी कि रिसेप्शन के लिए हम लोग शॉपिंग पर चलें। मान ने उसे देखा और बोला, हाँ चल सकते हैं, और चाहो तो मैं डिजाइनर घर बुला दूंगा। बेदाक्षी ने सीधा मना करते हुए कहा, नहीं, हम सब लोग चलेंगे साथ में। माँ पापा अंकल आंटी चाची माँ चाचा जी और बाकी सब लोग भी। मजा आएगा। माँ ने उसे देखा और बोला, तुम क्या चाहती हो? तुम्हारे पापा और तुम्हारे चाचू मुझे घूर घूर कर अपनी आंखों से ही मार दें? बेदू ने उसे घूरते हुए कहा, कुछ भी मत बोलो तुम, समझे? माँ ने उसे याद दिलाते हुए कहा, बोलो मत। पापा ने क्या कहा था कि मुझे उन्हें इम्प्रेस करना है, और मुझे अब तक एक आइडिया नहीं मिला जिससे मैं उन्हें इम्प्रेस कर पाऊँ। मैं ऐसा भी क्या करूं जिससे उन्हें लगे कि मैं तुम्हारे काबिल हूँ? बेदाक्षी ने उसकी बात काटते हुए कहा, तुम ऐसा मत कहा करो। बात तो असल में यह है कि तुम बहुत अच्छे हो। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे काबिल हूँ भी या नहीं। मान ने उसकी बात सुनी तो उसे पकड़कर अपने करीब खींचा। बेदू उसकी सरकत की वजह से एक पल को उसके सीने से आ टकराई, और उसने सिर उठाकर मान की तरफ देखा तो मान ने उसे देखते हुए कहा, मैंने कहा था ना, या तो तुम या फिर कोई नहीं। अगर तुम मेरे काबिल नहीं हो तो मेरे काबिल कोई और हो नहीं सकती। उसकी यह बात सुनकर बेदाक्षी की नजरें उस पर थम गईं और वह उसे एकटक देखने लगी। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।